हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। कुछ बदलाव हुए हैं, उसके मुताबिक सुबह 8 बजे अब लाइव आपको मिल जाया करेगा करंट अफेयर्स। थोड़ा लंबा हुआ करेगा लेकिन इंपॉर्टेंट बातें पूरी होंगी, आपसे भी चर्चाएं होती रहेंगी, दोनों तरफ से होंगी। तो आज का जो करंट अफेयर्स है उसमें इंपॉर्टेंट बात है कि पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरफोर्स में सुप्रीम कोर्ट ने 68 जजों का प्रमोशन रोक दिया है। उसमें राहुल गांधी को सजा देने वाले जज भी शामिल हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो है। राइट टू वॉक ऐसा अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? फर्स्ट स्टेट टू गिव राइट टू वॉक। एक इंपॉर्टेंट बात है। तो शुरू करते दोस्तों 2 दिनों का ये करंट अफेयर्स। और पहला क्वेश्चन, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? देखिए, पॉड टैक्सी के बारे में ना पहले बहुत चर्चाएं हुई हैं पिछले 5 साल में। मोदी गवर्नमेंट के दौरान तो कई बार ऐसी चर्चा होगी, फलानी जगह शुरू हो रही है, वहाँ शुरू हो रही है। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक आंसर होगा उत्तर प्रदेश। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स में, उत्तर प्रदेश टू गेट इंडियाज़ फर्स्ट पॉड टैक्सी। देखिए, पॉड टैक्सी होता क्या है? पॉड टैक्सी जो है ना वो ऑटोमेटिक चलने वाला एक टैक्सी टाइप की होती है और वो 2 तरीके से चलता है। या तो ज़मीन पे उसका एक रूट बना होता है और नहीं तो दूसरा है कि आसमान पे इस तरीके से जो वायर के थ्रू लटक कर ये पॉड टैक्सी चलती है। तो अलग अलग देशों में ये पॉड टैक्सी चलाई जा रही है, जैसे इंग्लैंड में, अमेरिका में, इन सब जगहों पर ही चलाया जा रहा है। इंडिया में ये पहली बार टेस्ट करने की बात हो रही है या बनाने की बात हो रही है। अब इसमें ये बात है कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है इस वक्त जो हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार पॉड टैक्सी यहाँ पर चलाई जाएगी। दरअसल मामला ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी जो उत्तर प्रदेश का है और जो एक्सप्रेसवे को संभालता है, यमुना एक्सप्रेसवे को, तो उसी ने इस प्रोजेक्ट को जो रिवाइज जो DPR था, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसको मंजूरी दे दी है। अब मंजूरी देने का मतलब ये हुआ कि अब इस पर काम औपचारिक रूप से शुरू होने वाला है। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी मिलनी है और उसी के बाद ये निर्माण, इस पर काम शुरू हो पाएगा। टोटल कॉस्ट कितना है इसका प्रोजेक्ट का? टोटल है 810 करोड़ रुपीज़ खर्च होने का अनुमान है। तो मैंने पहले भी बताया कि इससे पहले भी कई बार चर्चाएँ होती रही हैं कि पॉड टैक्सी यहाँ शुरू होगी, वहाँ शुरू होगी। सबसे पहले जो चर्चा हुई थी मोदी गवर्नमेंट में वो थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वहाँ पॉड टैक्सी चलाने की बात थी। फिर जो अपने रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने ये कहा कि हम दिल्ली से गुड़गांव के बीच में पॉड टैक्सी चलाएंगे और लोग उससे यात्रा कर पाएंगे बहुत जल्दी से। लेकिन वो भी बात आई और गई, 5 साल हो गए, कई बार खबरें छपी हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन गई है, बजट भी तय हो गया है, तो लगता है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर जो नोएडा है, यहीं पर इस जगह पर ये पॉड टैक्सी स्थापित की जाएगी, लगाई जाएगी। अब कहाँ पर? देखिए, आपको पता होगा कि नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, जिसका नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और ये जो पॉड टैक्सी होगी ना, इसी को नोएडा के सेक्टर 21 से जोड़ेगी। ठीक है, तो ये जेवर में जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसी पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है, निर्माण कार्य जारी है। तो इसी को लेकर, मतलब नोएडा और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो जेवर में बन रहा है तो उसको कनेक्ट किया जाए और लगभग 37,000 लोग हर दिन यात्रा कर पाएंगे। कितना लंबा होगा? तो लगभग 12 से 14 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, 12 स्टेशन होंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले साल 2024 के अंत तक इसका काम पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या होती है पॉड टैक्सी? पहले भी मैंने बताया। देखिए, ये इलेक्ट्रिक वाहन है जो कि बिना ड्राइवर के चलती है, ऑटोमेटिक कार की तरह मान लीजिए इसे। और इसमें हालांकि यात्रियों की संख्या तय होती है कि इतने यात्री 5 या 6 इतने ही यात्री उसमें बैठ सकेंगे। स्पीड ज़्यादा होती है इसलिए जल्दी लोग पहुंच जाते हैं। और रॉड से बने या तो स्टील फ्रेम पर चलाया जाता है उसको, जो आपने
और फोटोग्राफ जो देखा इस तरीके से ये लटक के चल रहा है, नहीं तो उसके लिए रूट भी निर्धारित कर दिया जाता है, उस रूट पर ये पॉड टैक्सी चलती है। पर्यावरण के लिहाज से इसको बेहतर माना जाता है, बहुत सारे देशों में चलाया जा रहा है। ओके, महत्वपूर्ण बात ये रही। तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान या कहें एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा, जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ, अभी हाल ही में हुआ है? आंसर होगा C295। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप और कंटेंट और फोटोग्राफ भी रहा। ठीक है, अब मामला ये है कि एयरफोर्स है तो उसके कई तरह के विमान होते हैं और मुख्य तौर पे दो माना जाता है। एक तो होता है जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गया, और दूसरा हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट, मतलब लड़ाई लड़ने के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया, जो जाके बम गिराएगा वहाँ पर, ओके, टारगेट को नेस्तनाबूद करेगा। और दूसरा होता है कि उन खास जगहों पर अपनी ही सीमा में अपने जो जवान हैं, जो इक्विपमेंट हैं, उन सबको ले जाना, या इक्विपमेंट के ऊपर से ही पैराशूट के जरिए नीचे गिरा देना, ताकि हमारे जो जवान हैं वो सब उसका यूज़ कर सकें। ओके, तो इंडियन एयरफोर्स ने अब ये तय कर लिया है, मतलब डिसाइड तो पहले ही हो चुका था, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसका ट्रायल भी हो गया है। एक बार इसका ट्रायल हुआ है और स्पेन में ये बन रहा है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और उसका नाम क्या है? C295। टोटल कितने एयरक्राफ्ट मिलने हैं? टोटल 56 एयरक्राफ्ट मिलने हैं, और उनमें से ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इंडिया में बनाया जाएगा। वैसे तो इसका निर्माण स्पेन में होता है और एयरबस कंपनी इसका निर्माण करती है। कौन सी कंपनी करती है? एयरबस कंपनी करती है, और ये मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और एयरबस और इंडिया की एक कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, उसके तहत यहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब ये किसको रिप्लेस करेगा? ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो करेगा, जैसे IL-76 है जो कि पुराने हो चुके हैं, AN-32 जो रशियन विमान है, उन सब की जगह ये अब नया विमान लेगा, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। किस भारतीय कंपनी को C295 बनाने की जिम्मेदारी मिली है? आंसर होगा टाटा। अगर और डिटेल में कहेंगे तो इसको कहेंगे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, तो वो इसको बनाएंगे। निर्माण कहाँ पर होगा? गुजरात में होगा। देखिए टोटल जो है ना, ये कुछ आंकड़े देख लीजिए आप। टोटल 56 एयरक्राफ्ट इंडिया ने परचेज किए हैं। कितने हैं? 56, और इनमें से 16 जो है ना, 16 वो स्पेन से बन कर आएंगे, बाकी 40 जो 40 वो इंडिया में बनेंगे। और ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसका कई देश यूज़ कर रहे हैं। कनाडा हो गया, पोलैंड हो गया, इजिप्ट हो गया, स्पेन हो गया, ये सब अब इंडिया में भी उपयोग किया जाएगा। बहुत सारी खासियत है इसमें कि आमतौर पर जो इंडिया के पास AN-32 है जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और दूसरा IL-76 है, उन सबको चलाने के लिए 4 या 5 क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पायलट की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या है, इसमें कम पायलट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 2 ही पायलट की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें 73 सैनिक, 48 पैराट्रूप्स या 12 स्ट्रेचर इसमें ले जाया जा सकता है। खास बात है कि छोटे रनवे पर उतरना आसान होता है। अभी हमारी चुनौती क्या है इंडिया के लिए चुनौती पाकिस्तान और चाइना है। चाइना ज़्यादा गंभीर रूप से वो चुनौती बनकर दिख रहा है। अलग अलग जगहों पर लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है LAC, उसका उल्लंघन करना, ये सब खबरें आती नहीं। तो ऐसे में क्या है कि हमें अपने जो जवान हैं उनको तुरंत उस जगह पर ले जाना होगा अगर कुछ ऐसी बात होती है, कुछ तनाव का माहौल होता है, क्योंकि बहुत लंबी जो अपनी सीमा है चाइना के साथ, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो छोटे जो विमान हैं वो होने चाहिए। अब इंडिया के पास कई सारे और भी विमान हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जैसे अमेरिका में बना हुआ C-130J विमान है। ओके, तो वो और इसके अलावा और भी कई विमान हैं, लेकिन वो सब बहुत बड़े बड़े विमान हैं, हरकुलस विमान है। ज़रूरत ये थी कि छोटे जहाज़ हों और ताकि जो कम जगह पर
जो रनवे बने हुए हैं, तो छोटे जो रनवे हैं वहाँ भी टेक ऑफ और लैंडिंग आसानी से हो सके। अब इसकी खासियत ये है कि 844 मीटर लंबे रनवे पर उड़ान भर सकता है और लैंड कर सकता है मात्र 420 मीटर तक में उस एयरपोर्ट यानी एयर स्ट्रिप जो होगा उस पर। और उड़ान भरते समय इसमें रिफ्यूलिंग की जा सकती है। एक बार में 7,650 लीटर ईंधन भरा जा सकता है और 9,250 किलोग्राम का वजन ये उठा सकता है। ठीक है, तो अब इंडिया में बनाया जा रहा है इसको, तो इससे क्या होगा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जाएगा इसके ज़रिए। ओके, इंडिया में कौन बना रहा है, तो इसको बना रहा है एयरबस और टाटा की जो कंपनी है वो दोनों मिलकर बना रही है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट खासियत है कि एक इंजन के सहारे भी ये 13,000 फीट की ऊंचाई भर सकता है और दोनों इंजन चल रहा हो तो और ऊंचा जा सकता है। ठीक है, इसकी रेंज जो है ना वो 1277 किलोमीटर 1277 किलोमीटर है, वहाँ से लेकर 4,587 किलोमीटर तक है एक बार में उड़ान भरना या रिफ्यूलिंग करके उड़ान भरना। और विमान का जो वज़न है इसके आधार पर इसकी रेंज जो है बढ़ और घट सकती है। मतलब वज़न ज़्यादा है तो कम दूर तक और कम है तो बहुत दूर तक ये जा सकता है। ख़ास तौर पर ये जो सीन दिखाने का मतलब है मेरा कि जो हिमालय इलाके हैं वहाँ पर ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये योगदान देगा आने वाले वक्त में। ठीक है, और दोनों इंजन काम कर रहे हो ना तो 30,000 फीट से भी ऊंचा जा सकता है। एक इंजन के सहारे ये 13,000 फीट उड़ सकता है और ज़्यादा जा सकता है, मतलब 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें हथियार भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही, ज़रूरी चीज़ रही। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राहुल गांधी को सजा देने वाले जज सहित 68 जजों के प्रमोशन पर रोक। यहाँ जज की जगह आप कह सकते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स कह सकते हैं। तो प्रमोशन पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो किस राज्य का मामला है? आंसर होगा इसका गुजरात। न्यूज़ देख रहे हैं आप। 68 जजों के प्रमोशन को रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि फ़िलहाल जिन जजों को प्रमोट किया गया है उनको उनके मूल पद मतलब पुराने पद पर वापस भेजा जाएगा। और आपको बताऊं कि इन जजों में मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले जो जज हैं हरीश वर्मा वो भी शामिल हैं। क्या है मामला, इसको देखते हैं। देखिए, हुआ ये कि याचिकाकर्ता हैं सीनियर सिविल जज कैडर के जुडिशियल ऑफिसर रवि कुमार मेहता और सचिन मेहता। वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उनका कहना था कि जजों का प्रमोशन हुआ है गुजरात में और उसके लिए जो एग्ज़ामिनेशन हुए तो जिसको कम नंबर आए उसको प्रमोशन दे दिया गया, जिसको ज़्यादा नंबर आए उसको प्रमोशन नहीं दिया गया। तो मतलब ये हुआ कि वहाँ गड़बड़ी की गई है, ऐसा इनका आरोप था। और प्रमोशन पाने वाले सभी जो ये जुडिशियल ऑफिसर्स हैं या जज हैं वो सब गुजरात जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में ये फैसला सुनाया है। गुजरात देख रहे हैं आप मैप में। जस्टिस MR शाह ने कहा कि भारतीय नियमों के अनुसार प्रमोशन क्राइटेरिया जो है ना मेरिट, सीनियरिटी और सुटेबिलिटी टेस्ट है। और जो सरकार ने किया है, गुजरात सरकार ने, उससे ये लग रहा है कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश दिए हुए हैं प्रमोशन को लेकर उसका उल्लंघन हुआ है। ओके, तो एक महत्वपूर्ण बात, ढेर सारे जजों का जो प्रमोशन है वो रोक दिया गया। उनमें जो राहुल गांधी को सज़ा देने वाले, तो सज़ा किस मामले में हुई थी राहुल गांधी को? तो मानहानि केस में। ठीक है, तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा फैसला आया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 दिवसीय इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? आंसर होगा नई दिल्ली में। कब से कब तक? बस शुरू ही होने वाला है 18 से 20 मई तक प्रगति मैदान में दिल्ली के। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस म्यूजियम का अनावरण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और इसमें क्या है कि नॉर्थ साउथ ब्लॉक को लेकर भी यहाँ पर म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। नॉर्थ साउथ ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? जो केंद्रीय सचिवालय परिसर है, इमारतें हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन है, उससे पहले जो आपको दिखता होगा नॉर्थ और साउथ की बिल्डिंग, उसी को नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कहते हैं। तो
साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री है। नॉर्थ ब्लॉक जो है उसमें होम अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये सब मिनिस्ट्री है। तो उसके बारे में पूरी एक म्यूजियम होगा जो कि प्रगति मैदान में इसको लगाया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है, पहली बार जब सरकार इसमें म्यूजियम के डेवलपमेंट के लिए नई टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का भी वहाँ पर प्रदर्शन करेगी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये होने जा रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और हाँ, आपको बता दूं कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसका PDF अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और एक मेंबरशिप प्लान भी है आप सबके लिए, जिसके ज़रिए बहुत मामूली सी रकम खर्च करके, मत 199, तो उसके ज़रिए आप 1 साल का मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके ज़रिए PDF मिलता है करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, साथ में टेस्ट सीरीज़ हैं तमाम तरह के, तमाम एग्जामिनेशंस के, करंट अफेयर्स के भी और दूसरे तमाम सब्जेक्ट के भी। तो इतने सारे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी एंटोनियो कार्बजल, उनका निधन हो गया 9 मई 2023 को। आंसर होगा इसका मैक्सिको। ठीक है, वो 93 ईयर के थे और मैक्सिकन सॉकर फेडरेशन ने उनके निधन की पुष्टि की है। ब्लड प्रेशर और कई समस्याओं से वो उम्र की उससे जूझ रहे थे वो। ठीक है, एंटोनियो कार्बजल, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। और इनको ला टोटा के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो ला टोटा के नाम से जाना जाता था। करियर की शुरुआत 1950 में की थी। फुटबॉल के महान जो खिलाड़ी हैं उनमें से एक इनको माना जाता है। ओके, और 5 वर्ल्ड कप में इन्होंने भाग लिया था। ऐसे वो पहले मैक्सिकन खिलाड़ी हैं जो एक साथ 5 वर्ल्ड कप में जिन्होंने खेला हो, पार्टिसिपेट किया हो। ठीक है, तो मैक्सिको का मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पैदल चलने का अधिकार एक महत्वपूर्ण है, राइट टू वॉक। पैदल चलने का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? आंसर होगा इसका पंजाब। पंजाब सरकार ने अभी मई में इस अधिकार को लागू किया है। क्यों लागू किया गया? न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वालों की मौत सड़कों पे लगातार उसकी वृद्धि हो रही है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक तो इंक्रोचमेंट हो रहा है जो फुटपाथ हैं उनका, तो ऐसे में जहाँ सड़कें हैं वहाँ पर पैदल चलना पड़ रहा है फुटपाथ की जगह, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो रहा है। तो पंजाब सरकार ने ना अब राइट टू वॉक भी लागू कर दिया है और ये तय किया गया है पंजाब के सरकार के द्वारा। और मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी हैं विजय कुमार जांजुआ, उन्होंने पंजाब के ट्रैफिक सलाहकार को एक लेटर लिखा और कहा कि भविष्य में जो मौजूदा जो सड़क है उसका विस्तार हो, नई सड़कों का निर्माण जो भी होगा उसमें साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का अनिवार्य रूप से प्रावधान होना चाहिए सरकार के द्वारा, सरकार की जो एजेंसी है उसके द्वारा, ताकि पैदल चलने वाले लोगों के लिए रास्ता रहे, साइकिल चलाने वालों के लिए रास्ता रहे और उनको कोई ख़तरा ना हो। अब वो रोड पर ना जा रहे हों बल्कि फुटपाथ है वहाँ पर चल रहे हों, जिसकी वजह से ख़तरा ना हो फुटपाथ। और फुटपाथ पर जो कब्जे हैं उसको भी हटाने का आदेश दिया गया है पंजाब में। तो चलने का अधिकार यानी राइट टू वॉक एक इम्पॉर्टेंट फैसला है और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो पंजाब मैप में कहाँ पर रहा पंजाब आप देख रहे हैं यहाँ, और इसके मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। ओके, और राजधानी चंडीगढ़ है। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ प्लैनेट हेल्थ। यहाँ पादप स्वास्थ्य का मतलब हुआ प्लैनेट हेल्थ। आंसर होगा इसका 12 मई को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसी ने इस दिवस को अपनाया हुआ है। 2020 में ये अपनाया गया था और लगातार ये आयोजित किया जा रहा है। और जब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अगर कोई दिवस घोषित है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेज डे। आंसर है इसका 12 मई को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ओके, और क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल उनकी जयंती होती है, तो उनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है।
उस नाम से इनको जाना जाता है। तो उनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को। तो इस जयंती को लेकर ही ये दिवस घोषित है, एक इम्पॉर्टेंट डे। अगला और आखिरी टॉपिक देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण के लिए मंजूरी दी है। एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। दरअसल क्या है, दिल्ली में जंग चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है। केंद्र सरकार का जो नुमाइंदा है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है, अलग अलग व्यक्ति होते रहते हैं। इससे पहले कोई और थे, उससे पहले कोई और थे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट, उन दोनों के बीच में टशन चलती रहती है। किस चीज़ को लेकर? कई सारे मुद्दे हैं। और दिल्ली सरकार ये कहते हैं कि बहुत सारे हमारे अधिकार हैं जिसको जो उपराज्यपाल हैं वो हमें उन अधिकारों को उपयोग नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा ही मामला था ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। आईएएस अधिकारी और जो तमाम ऑफिसर्स हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में हैं, तो उनका ट्रांसफ़र दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली की सरकार नहीं कर पाती थी जब तक कि परमिशन उपराज्यपाल की न मिल जाए। तो उसी मामले में मुकदमा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में गई थी दिल्ली सरकार और इम्पॉर्टेंट फैसला सुनाया गया है इस मामले में। क्या फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? कि लैंड पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, मतलब इन तीन चीज़ को छोड़कर तमाम जो भी सर्विसेज हैं आईएएस और जो राष्ट्रीय राजधानी में, उन सब का नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास है। और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने, और भी कई सारे जज हैं, उन सब की एक बेंच थी, संविधान पीठ थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, और सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया गया। फैसले में क्या कहा गया? कहा गया कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पास समवर्ती सूची के तहत विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन ये मौजूदा केंद्रीय कानून के अधीन होगा। साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि राज्य का शासन केंद्र सरकार के हाथ में ना आ जाए। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट फैसला हुआ है। लेकिन इसके बाद भी अभी जो झगड़ा है वो ख़त्म नहीं हुआ है। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब आ गया, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, मतलब दिल्ली की सरकार ने, जो सर्विसेज सेक्रेटरी हैं उनका तबादला कर दिया। लेकिन गवर्नर ने, या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसकी परमिशन नहीं दी, ओके नहीं किया। तो फिर से दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि जब हमारे जो आईएएस अधिकारी हैं, जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं वहाँ पर दिल्ली के, अगर वही उन्हीं पर उनका जोर नहीं चलेगा, अगर उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में उसकी बात मानेगा कौन? तो ये भी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक बात है, लेकिन अब चूँकि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके बाद दिल्ली सरकार फिर ट्रांसफ़र किया, तो अब उसको भी नहीं किया जा रहा। एक नई बात कही जा रही है कि जो कुछ नियम होते हैं ट्रांसफ़र के, उसका पालन नहीं किया गया। तो अब देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो दोस्तों, ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए। और अब हम लोग मंडे से सुबह 8 बजे लाइव आएंगे आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, ठीक है? और हाँ, मेंबरशिप देखना मत भूलना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके बहुत काम आएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, बाय। अब मिलते हैं कल है संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर्स देते हैं, डेली नहीं आता है। डेली का जो करंट अफेयर्स है वो मंडे टू सैटरडे होता है। तो अब संडे को देख लिए वीकली करंट अफेयर्स, और फिर मंडे से आप सैटरडे तक सुबह 8 बजे लाइव वीडियो देखिए करंट अफेयर्स का। बाय।